नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के थ्रू हम कहीं ना कहीं एक प्रयास करते हैं आपकी लाइफ स्टाइल को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की। तो आज के इस वीडियो में हम उसी प्रयास के कड़ी में आज जो हम बात करने वाले हैं वो है क्रोहन्स डिसीज़ के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर आज की बिगड़ी लाइफ स्टाइल की वजह से यंग एज के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। यंग एज मतलब 30 से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों में भी होती है और यहाँ तक कि इससे कम उम्र के लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है। तो अगर आप भी सावधान रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्रोहन्स डिसीज़ क्या होती है और इससे बचना किस तरह से है आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जैसे कि मैं हर वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ आपसे यही इतना कहती हूँ कि अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रोहन्स डिसीज़ का नाम हो सकता है लोगों ने नहीं सुना हो, सुना है तो आज, नहीं सुना है तो आज सुनेंगे, और सुना है तो इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, क्रोहन्स डिसीज़ को रीजनल एंटेराइटिस और आइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रीजनल एंटेराइटिस और आइलाइटिस। और ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ क्या होता है? मतलब कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इसमें जलन होती है, स्वेलिंग आती है और इसकी वजह से बहुत सारी लक्षण सामने आते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो ये एक प्रकार का इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ होता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जलन भी होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है और खाना पचने में ऑफ कोर्स दिक्कत होती है। तो देखिए, ये होता है क्रोहन्स डिसीज़। अब देखिए, अब जो बात पता होनी चाहिए कि इसका नाम एग्जैक्टली आया कहाँ से। तो देखिए, इस क्रोहन्स डिसीज़ कितना अजीब सा नाम है ना। तो पहला सवाल तो यही होना चाहिए, कहाँ से आया ये नाम, कैसे पड़ा इसका। तो देखिए, क्रोहन्स डिसीज़ जो है एक अमेरिकन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर ब्यूरेल क्रोहन। इन्होंने 1932 में इस बीमारी को बताया था लोगों को, इसलिए इस बीमारी का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। क्योंकि इनका नाम था ब्यूरेल क्रोहन, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्रोहन्स डिसीज़ पड़ा, क्योंकि इन्होंने 1932 में इस बीमारी को लोगों के सामने रखा था। ठीक है। अब देखिए, इसके कई प्रकार होते हैं। कई प्रकार में से सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है आइल्यूकोलाइटिस। आइल्यूकोलाइटिस में क्या होता है? तो देखिए, इसको बताने से पहले मैं एक बार आपसे बोलूँगी, अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं कि डिस्कशन होना चाहिए या लोगों को पता होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और मैं ज़रूर आपको अगले वीडियो में उस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करूँगी यहाँ पर। तो पहला है आइल्यूकोलाइटिस। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और बड़ी आंत के कुछ हिस्सों में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्सों में होता है, और कोलोन में भी हल्की सी जलन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हो जाती है। ठीक। फिर जो नेक्स्ट है एलाइटिस। एलाइटिस में क्या होता है कि इलियम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जलन या फिर स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोड्यूोडेनल। अगला प्रकार गैस्ट्रोड्यूोडेनल में क्या होता है? स्टमक और बड़ी आंत के ठीक ऊपर, पेट में और बड़ी आंत के ठीक ऊपर, जिसको हम ड्यूोडेनम कहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग हल्की सी हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है जीजोनोलाइटिस। जीजोनोलाइटिस में क्या होता है कि जीजनम, यानी कि ऊपर का आधा हिस्सा और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होती है। ठीक। अब देखिए, मैं कारण की बात करूंगी, अगर इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि 20 से 30 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है और बढ़ती उम्र के लोगों में भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल आज की ऐसी है। तो देखिए, इसके कारण बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ।
सिर्फ आपसे इतनी विनती है कि उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे दूसरे चैनल पे भी जा करके वहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, कारण की अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज़ जिसकी वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम, खुद की सेल्स खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। तो कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो ये हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस डिसीज़ के। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन्स की वजह से भी होता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया लाइफ स्टाइल, तो स्मोकिंग जिन लोगों की ये हैबिट होती है ना, उनमें क्रोहन्स डिसीज़ ज़्यादा होने की संभावना होती है। और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ज़्यादा फास्ट फूड पर रिलाई करना, दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ विच लीड्स टू क्रोहन्स डिसीज़। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना है अपना। फिर नेक्स्ट मैं अब इसके सिम्टम्स की बात कर लेती हूँ, लक्षण क्या आएंगे सामने। देखिए, लक्षण की अगर मैं बात करूँ, भाई पेट से संबंधित है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, तो पेट में दर्द होना तो लाजमी है। पेट में दर्द होगा, साथ ही साथ हर समय आपको ऐसा लगेगा कि पेट भरा भरा सा है, फुलनेस की फीलिंग आएगी, भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खाएंगे, आपको पेट भरा भरा लगेगा, तो वज़न तो ज़रूर कम होगा। और साथ ही साथ डायरिया की समस्या आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, एनल फिशर्स की समस्या आ सकती है। एनल फिशर्स से याद आया, एक वीडियो मैंने एनल फिशर्स पे भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से विजिट ज़रूर कीजिएगा। एनल फिशर्स के बारे में भी आपको सारी जानकारी हो जाएगी। फिर उसके बाद रेक्टल ब्लीडिंग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें होते हैं इसके सिम्टम्स में, इनमें से एक भी सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में भी मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये बीमारी होती है। तो सोचिए कितनी खतरनाक बीमारी है, और ये लंबे समय तक नहीं बल्कि जीवन भर आपके संग रहने वाली बीमारी है। एक बार अगर हो गई तो थ्रू आउट लाइफ ये बीमारी आपके पास रहेगी। सिर्फ आप कर क्या सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ आप सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश डॉक्टर कर सकते हैं। सर्जरी से भी इसका इलाज नहीं होता है, सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट चल सकता है इसमें। तो बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फास्ट फूड ज़्यादा लेना, पानी ना पीना, ये सारी जो गंदी आदतें हैं इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर जो अगली चीज़ है, डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे होगा, जो सबसे पहला डायग्नोसिस होता है, मैंने हमेशा कहा है, सेल्फ डायग्नोसिस। खुद को खुद से पहचानिए, खुद को खुद से देखिए, समझिए, परखिए। कोई समस्या है डॉक्टर के पास जाइए। मैंने इतने सारे लक्षण आपको बताएं, ब्लड आ रहा है पूप्स में या फिर कुछ भी इशू है, तुरंत डॉक्टर के पास आपको जाना है। ब्लड टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अब जो जनरली जो क्रोहन्स डिसीज़ के पेशेंट होते हैं वो एनीमिक हो जाते हैं, यानी कि उनमें आरबीसी कम हो जाता है लेकिन डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो है ब्लड टेस्ट एक माध्यम होता है जिससे क्रोहन्स डिसीज़ को कई हद तक डायग्नोस किया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डायग्नोस करके ये पता लगाया जा सकता है कि किस वजह से ये बीमारी है। फिर नेक्स्ट इज़ द स्टूल टेस्ट। स्टूल का टेस्ट करेंगे, स्टूल में टेस्ट में देखेंगे कोई इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, कोई वायरस, क्या चीज़ है। फिर नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में क्या करते हैं कि कोलोन के रूट से एक पाइप इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा होता है और लाइट भी होती है। वो कैमरा क्या करता है, कोलोन रूट से अंदर जब डालते हैं तो वो बड़े से स्क्रीन पर विजुअलाइज करता है सारी चीज़ें कि एग्जैक्टली इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें कोलोनोस्कोपी से होती हैं। नेक्स्ट इज़ द कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैन, यानी कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, इंटेस्टाइन्स का एक फिगर, एक पिक्चर निकाल के देगा जिससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज़ द अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि ओरल रूट से एक पाइप इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा होता है और फिर वो कैमरा जो है विजुअलाइज करता है चीज़ों को, इमेजेस देता है कि एग्जैक्टली अपर जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या इशू है। ठीक है, अब अगला जो सवाल होता है इलाज का होता है। इलाज के बारे में मैं बताती हूँ आपको। देखिए, इलाज की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स चलेंगी भाई, क्योंकि ये इन्फेक्शन अगर इलाज जल्दी से इसको एंटीबायोटिक्स नहीं दिया गया, लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रह गया तो पस बनने लगता है। ठीक है, पस बनने लगेगा जो कि खतरनाक है।
तो पस बनने लगेगा, इसलिए एंटीबायोटिक्स चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ही हैं जो अल्टीमेटली बैक्टीरिया के ग्रोथ को ख़त्म करने वाले हैं। फिर एंटी डायरियल मेडिकेशंस जैसे कि लोपेरामाइड, क्योंकि ये एक सिम्टम्स है इसका, डायरिया होते हैं, तो डायरिया को कम करने के लिए लोपेरामाइड दिया जा सकता है। फिर उसके बाद कोई बायोलॉजिक्स क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, अगर इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया तो बॉडी की खुद की सेल खुद को नुकसान पहुंचाएगी। तो बायोलॉजिक्स यानी कि इसमें बायोलॉजिक्स में इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए एंटीबॉडीज़ दी जा सकती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बावल रेस्ट। बावल रेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स कि बावल रेस्ट में पेशेंट को कुछ दिन तक ना कुछ खाने को कहा जाता है, ना ही पानी देने को कहा जाता है, जिससे क्या होगा कि बावल मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि बहुत दिन तक पेशेंट फीकस नहीं निकालेगा बॉडी से, तो बावल को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि उस रूट का कोई यूज़ नहीं है। हाँ, लेकिन पेशेंट को न्यूट्रिशन देने के लिए क्या किया जा सकता है, आईवी रूट से उसको सारी चीज़ें चढ़ाई जा सकती हैं, ठीक। यानी ओरल रूट से सब मना, सिर्फ आईवी रूट से देना है। नेक्स्ट इज़ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोन या प्रेग्निसोन, इससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो इसको भी दिया जा सकता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट इज़ द इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसका एक कॉज है, तो इम्यून जो हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम है उसको लो करने के लिए एजाथायोप्रीन या साइक्लोस्पोरिन जैसी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, ये पेशेंट को दी जा सकती हैं। अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात मैं करूं तो कॉम्प्लिकेशंस, अगर सही से आपने इलाज नहीं किया, आपने डॉक्टर के पास नहीं गए, एंटीबायोटिक्स के कोर्स आप बीच में ब्रेक कर रहे हैं, सिम्टम्स को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो क्या हो सकता है, एब्सेस, मैंने बताया कि पस बन सकता है बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में। एनल फिशर्स हो सकते हैं जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। फिर जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप विज़िट करिए, वहाँ से समझ में आएगा। कोलोन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ मैल न्यूट्रिशन जैसी समस्या, क्योंकि डायरिया हो रहा है तो मैल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और अल्सर्स क्या होते हैं, घाव होते हैं जो मुंह में भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी अल्सर जैसी समस्या सामने आ सकती है। तो कितनी सावधानी की ज़रूरत है, सोचिए अगर इलाज नहीं करवाया तो। फिर नेक्स्ट है, अगर अगला सवाल ये हो सकता है कि अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं और उन्हें ये बीमारी भी है तो क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं ही और उन्हें ये बीमारी है तो मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि बच्चे की डिलीवरी 36 मंथ से पहले या प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस हैं। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि जब प्री मैच्योर बेबी पैदा होगा तो उसका जो वज़न होगा वो बहुत ही कम भी हो सकता है, या बच्चा जो पैदा हो रहा है उसका वज़न भी बहुत कम हो सकता है। तो प्रेग्नेंट मदर्स को तो हमेशा डॉक्टर के टच में रहना है, साथ ही साथ आपको भी खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी है। आपको सिम्टम है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डायग्नोसिस होगा, उसके बाद आपको जो डॉक्टर सलाह देंगे वही दवाइयाँ आपको लेनी हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक आइडिया देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद से कोई भी दवा लें और खा लें, डॉक्टर से ज़रूर मिलेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, क्रोहन्स डिसीज़। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, जैसा मैं बताना चाह रही थी वैसा मैं बता पाई हूँ और आपको चीज़ें समझ में भी आई हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में किसी अगली नई जानकारी के संग मिलेंगे। धन्यवाद।